बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम अपने वर्क एंड एनर्जी के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पावर। पावर क्या होती है? पावर। स्टूडेंट्स, आपने माशाल्लाह अच्छे तरीके से मेरा लेक्चर लिया होगा वर्क का, कि वर्क क्या चीज है। कि जब किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई होती है और वो बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में अपना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, तो उसके टोटल इज्तिमाई इफेक्ट को वर्क कहते हैं, यानी F.D। F.D cos थीटा भी इसका फार्मूला है। ये आपने वर्क के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब हम चलते हैं, वर्क का बड़ा रिलेशन है पावर के साथ। समटाइम ऐसा होता है कि आपने बहुत वर्क किया होता है, मतलब फर्ज करें आपने ये काम किया कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ी जो है वो कोई बॉडी है और आप उसको फोर्स लगाकर और एक जगह से दूसरी जगह तक लेके चले जाते हैं। ठीक है, मतलब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि एक बॉडी है, ये आप इस पे फोर्स लगाते हैं और ये बॉडी ट्रेवल होके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ जाती है आपके पास। और ऐसा करने में आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है, यानी टाइम लग गया जी आपका तकरीबन 100 सेकेंड्स लग गए इस बॉडी को यहां तक ले जाने के लिए। आपने फोर्स लगाई नियरली कोई 2000 न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ वो 5 मीटर ट्रेवल हुआ। ठीक है, तो आपका एक्चुअली अगर वर्क देखा जाए, वर्क कितना हुआ, वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है F.D। F हमारे पास 2000 है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 5 ट्रेवल हुआ है, तो ये नियरली 10,000 जाउल वर्क आपने किया होगा, एग्जैक्टली किया होगा। आपने ये काम किया, आपने क्या किया, 2000 न्यूटन फोर्स लगा के बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले गए और उसके लिए आपको 100 सेकंड लगाना पड़ा। वर्क बड़ा काम किया जी, आप आएंगे आज मैंने बहुत काम किया है, मैंने 10,000 जाउल वर्क करके लिया। तो मैंने कहा भाई कितना टाइम आपने लगाया इस काम? टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, 100 सेकंड लग गए थे मेरे पास। मैंने कहा ठहरो, अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक छोटी सी बॉडी ले लेता हूं और मैं एक बंदे को कहता हूं कि इस पे फोर्स लगाए और इसको ड्रैग करके एक जगह पर लेके चला जाए। और वो फोर्स लगाता है नियरली 500 न्यूटन लगाता है उसके ऊपर, और उसको इस जगह से यहां तक पहुंचाने के लिए उसको नियरली कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करनी पड़ रही है? फर्ज करें 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करनी पड़ रही है। तो एक्चुअली उसने वर्क जो किया होगा वो क्या किया होगा, W इज इक्वल टू F.D। F हमारे पास 5,100 है और D3 है, तो ये हमारे पास 1500 जाउल वर्क किया होगा। तो आप हंस के कहेंगे उसने क्या काम किया, उसने तो सिर्फ 1500 जाउल काम किया है, जबकि मेरा काम देखे मैंने 10,000 जाउल काम किया। तो मैंने कहा बच्चा जी बताओ कि उसने कितना टाइम आपने कितना टाइम लगाया था? सर मैंने तो 100 न्यूटन लगाए थे। मैंने कहा उसने सिर्फ टाइम जो है ना इस काम को करने के लिए 2 सेकंड्स लगाए। तो सर इससे क्या हुआ, काम तो मैंने ज्यादा किया, इसका मतलब है मेरी ताकत ज्यादा है। तो मैंने कहा बेटा ताकत सिर्फ वर्क डन पे डिपेंडेंट नहीं होती, जो पावर है ना जिसको ताकत कहते हैं वो एक्चुअली वर्क डन कितने टाइम में किया उस पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब देखें इसने 10,000 जाउल काम किया, यानी आपने, और जबकि आपको 100 सेकंड्स लग गए, तो 100 जब कटेगा तो 100 जाउल पर सेकंड आपने काम किया। इसकी यूनिट जाउल होती है, इसकी सेकंड होती है, जाउल पर सेकंड, जिसको वॉट भी कहते हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाकर बताऊंगा। तो आपने जो पावर शो की वो टोटल पावर 100 वॉट की थी। लेकिन जब हम दूसरे बंदे को जो मैंने काम सौंपा था उसकी बात करें तो उसके पास वर्क ओवर टाइम, वर्क कितना उसने किया था, 1500 जाउल किया और टाइम उसके लिए 2 सेकंड लगाया। तो 2 7s are 14, 2 5s are 10, उसने 750 वॉट उसके अंदर ताकत थी, यानी उसने जो पावर लगाई है दैट पावर इज in fact 7.5 times more than the power you have applied in it. So
actually work does not matter only. Work matters, but work is not the only thing that matters in power, but time does too. और वक्त भी उसमें मैटर करता है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, मैं अगर एक बंदे को कहता हूं ये 100 ईंटें उठा के आपने लेके जाना है और वो पूरा दिन 100 ईंटें लेके चला जाए, और एक बंदा वही 100 ईंटें जो है 10 सेकंड में 10 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में कामयाब हो जाता है, तो काम तो दोनों ने बराबर ही किया भाई। तो मैं किसके हवाले से कहूंगा कि उसकी पावर ज्यादा है? जिसने थोड़ी देर में काम किया, he does work done quickly more than the other body, means he has got the more power in that particular object. उस ऑब्जेक्ट में उससे ज्यादा पावर ट्रांसफर की है। बिल्कुल सिर्फ टाइम ही मैटर नहीं करता। अगर मैं एक फर्ज करें, एक बंदे को कहता हूं कि आपने यूं काम करना है कि 10 मिनट में यहां से ईंटें उठा के वहां ले जानी है, तो एक बंदा उन 10 ईंटों को उठा के ले जाने में 10 मिनट में ईंटें लेके जानी है, तो अगर वो 10 मिनट में 50 ईंटें लेके जाता है, दूसरा बंदा 10 मिनट में 40 ईंटें लेके जाता है, तो आप किसके बारे में कहेंगे कि ज्यादा पावर उसकी होगी? ऑब्वियसली जिसने उस खास टाइम में ज्यादा वर्क डन किया वो। यानी ओनली टाइम भी मैटर नहीं करता, वर्क डन और टाइम दोनों पावर के साथ बड़े लाजमी मलजूम होते हैं। अगर टाइम को कांस्टेंट मान लिया जाए, टाइम अगर कांस्टेंट रख ले, यानी जैसे मैंने अभी कहा था कि आप 10 मिनट का टाइम रख के ईंटें सप्लाई का काम दे दें 10 मिनट्स का, तो टाइम को कांस्टेंट मान लिया मैंने, ये टाइम कांस्टेंट मान लिया। जैसे मैंने अभी कहा था कि मैं दोनों बंदों को मैंने 10-10 मिनट का टाइम दे दिया, तो जिसने ज्यादा ईंटें उठाई थी, ज्यादा फोर्स लगा के ज्यादा वर्क डन किया था एक्चुअली, तो उसका मैं कहूंगा बड़ी पावर है भाई। आप में माशाल्लाह आपने 10 मिनट में 50 ईंटें उठा के ले गए हो, यानी आपका वर्क डन ज्यादा था, आपने फोर्स ज्यादा लगाई हो डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो उस वक्त पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास वर्क डन के। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं वर्क डन को कांस्टेंट मान लेता हूं, ठीक है, कांस्टेंट है, तो जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। मतलब क्या हुआ कि फर्ज करें अगर मैं एक आदमी को कहता हूं भाई आपने ये 500 ईंटें उठा के ले जानी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और वो दोनों बंदे काम कर लेते हैं, लेकिन एक बंदा कम टाइम में काम करता है, दूसरा ज्यादा टाइम लगाता है, तो जिसने कम टाइम में किया होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। हम कहेंगे वाह भाई बड़ी जल्दी काम तूने कर लिया, कम टाइम में उसने ये ज्यादा जो है वर्क डन कर लिया। तो स्टूडेंट्स बात खत्म हुई। पावर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम, यानी टाइम और वर्क की रेशो को पावर कहते हैं। टाइम और वर्क की रेशो को पावर कहते हैं, ये बात याद रखें। तो पावर इज इक्वल टू होगा वर्क और टाइम की रेशो। वर्क जो है इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स जाउल, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी एक्चुअली यूनिट हो जाएगी जाउल पर सेकंड। तो जाउल पर सेकंड को एक्चुअली वॉट भी कहा जाता है। ये एक मशहूर साइंटिस्ट थे, उनके नाम से वॉट। अगर तो आप वॉट पूरा लिखेंगे तो W छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर वॉट का सिर्फ एब्रीविएशन रखेंगे तो W आपका बड़ा होना चाहिए, कैपिटल W से आपने इसको जाहिर करना है। वन मोर थिंग, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वर्क के बारे में आपको पिछले लेक्चर में दिया था कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। दो स्केलर क्वांटिटी की रेशो हमेशा स्केलर ही होती है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी वेक्टर नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। पावर एक छोटी यूनिट भी है, इसकी बड़ी यूनिट्स भी होती है, जैसे किलोवाट 10 की पावर 3 वॉट को कहते हैं। किलो का मतलब किलो प्रीफिक्स है जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। इसी तरह मेगावाट
मेगा 10 की पावर 6 वॉट हो कहते हैं। ठीक है, 10 की पावर 3 का मतलब हुआ 1000, और 10 की पावर 6 का हुआ यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, यस, बल्कि 1 मिलियन, 1 मिलियन वॉट आपके पास बनती है। सो इट्स टू मच। सो पावर की बड़ी यूनिटें भी होती हैं, छोटी यूनिटें भी होती हैं। सो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पावर एक्चुअली वर्क और टाइम की रेशो होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा? पावर होती है W/T के, ये तो हमने पढ़ लिया। अब पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, पावर की एक और यूनिट भी होती है जिसको हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होती है 746 वॉट के, ये याद रखिएगा। ये हॉर्स पावर है, एक बड़ी मशहूर यूनिट है हॉर्स पावर। अच्छा, एक और चीज, ये जो हॉर्स पावर है ये 550, एक याद रखना, पावर की एक यूनिट और भी होती है, और वो यूनिट है 550 फीट पाउंड पर सेकंड। यानी ये 746 वॉट जो होता है वो 550 फीट पाउंड पर सेकंड के इक्वल होता है। ये भी याद रखिएगा आप, ये बात, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, पावर W/T, पावर की यूनिट वॉट, और एक हॉर्स पावर यूनिट भी होती है। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, या अगर एक और यूनिट में लिखा जाए तो 550 फीट पाउंड पर सेकंड भी होते हैं। ये भी याद रखना। अब पावर की यूनिट क्या हुई? वॉट। वर्क की यूनिट क्या हुई? जाउल। ठीक है, और टाइम की यूनिट हुई सेकंड। यानी अगर सेकंड को मैं यहां ले आऊं तो वॉट सेकंड हो जाएगा जाउल के इक्वल, यानी 1 जाउल 1 वॉट सेकंड के इक्वल भी होता है। आइए एक बड़ी मजे की चीज को डिस्कस करते हैं, वो है 1 किलोवाट आवर। व्हाट इज दिस? 1 किलोवाट आवर क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अक्सर औकात अपने घरों में जब बिजली के बिल आते हैं उनको देखा होगा। हाँ जी, कितनी यूनिट्स चली जी? हाँ, 70 यूनिट्स आपने कंज्यूम की है। 70 यूनिट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट जो होती है ना, एक यूनिट, 1 यूनिट जिसको हम कहते हैं यूनिट, वो हमारे पास 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। किलोवाट आवर कभी भी पावर की यूनिट नहीं है, ये पावर की यूनिट नहीं है, ये एक्चुअली वर्क या एनर्जी की यूनिट है। मैं भी प्रूव करके दिखाता हूं कि कैसे। ये देखें, 1 किलो का मतलब मैंने अभी बताया था कि 1000 को कहते हैं, यहां भी मैंने कहीं पहले लिखा हुआ था, या 10 की पावर 3 को भी कहा जाता है। ये वॉट है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। आगे चले, आवर। एक आवर को आप सेकंड में लेकर आएंगे, कितना होगा? एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। ये आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि एक घंटे के अंदर 3600, यानी 1 मैंने ये लिखा, किलो की जगह पे 1000 डाला, वॉट डाल दिया, आवर ये डाल दिया, 3600 सेकंड्स ये डाल दिया। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3600, 1 2 3, ये वॉट है और ये सेकंड है, वॉट सेकंड, यानी 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 6 वॉट सेकंड। अब पावर की यूनिट वॉट सेकंड तो होती ही नहीं, पावर की यूनिट तो वॉट होती है। वॉट सेकंड किसकी यूनिट है? जाउल को कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। यानी मैं इस वॉट सेकंड को जाउल भी कह सकता हूं। ये जाउल आ गया मेरे पास, और जाउल किसकी यूनिट है? एनर्जी की, एनर्जी की। यानी इसका मतलब हुआ कि 1 किलोवाट आवर में, जो कि एक यूनिट आपने चलाई थी, वो नियरली 36 लाख जाउल एनर्जी आपने सर्व की थी। यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी ने 36 लाख की एनर्जी, जाउल की एनर्जी
उस पे सर्व की थी। सो दिस इज एनर्जी। सो किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स? एनर्जी की यूनिट होती है। ये कभी भी आपकी पावर की यूनिट नहीं होती। आई होप आप स्टूडेंट्स इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज एफिशिएंसी? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफिशिएंसी, जिसको ईटा के साइन से भी जो है वो डिनोट किया जाता है। व्हाट इज एफिशिएंसी? होता है ना, हम कहते हैं बड़ी एफिशिएंसी लगा रहा है भाई तू आज। एफिशिएंसी एक्चुअली कहते हैं कि आपके पास मतलूबा क्या रिक्वायरमेंट थी और उस रिक्वायरमेंट में से आपने कितना गोल अचीव किया। मतलब फर्ज करें आपका फिजिक्स का एग्जाम होता है, ठीक है, फिजिक्स का एग्जाम, और आप 50 में से 40 मार्क्स लेते हैं। यू कुड हैव टेकन 50 एज वेल, 50 पूरे ले सकते थे। तो मैं कहूंगा वाह भाई 80% आपकी एफिशिएंसी थी। अगर इसको परसेंटेज मिलाए तो 80%, 80%, 20% आपके एरर्स हुए। दिस इज कॉल्ड योर एफिशिएंसी। कि टोटल आपके पास क्या मार्जिन था, उसमें से आपने कितना मार्जिन अचीव किया। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये मैंने आपको बड़े तफसील से बताया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन का मतलब होता है रिमेन सेम, कि एनर्जियों का सेम रहना। इस लॉ के मुताबिक एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है, बल्कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब आपको मैंने इस बारे में समझाया था कि फर्ज करें आप एक मार्कर यहां लेकर आते हैं, तो आपने एक्चुअली इसके अंदर किया है एक वर्क डन। जब आप इसके अंदर वर्क डन करेंगे तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। When you leave the marker, when you drop the marker, in fact, so what happens? Its potential energy suddenly changes into kinetic energy because it gains speed. स्पीड हासिल करना शुरू कर देती है। स्पीड के साथ काइनेटिक एनर्जी होती है। पहले यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी फर्ज करो 100 जाउल थी, आपने जब छोड़ा तो यहां पोटेंशियल एनर्जी इसकी 80 जाउल रहेगी। तो भाई 20 किधर चलेगी? तो 20 स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट होगी। ठीक है, ये आइडियल केसेस की बात कर रहा हूं। वैसे 20 काइनेटिक में नहीं जाती, यही को 15 14 जाएगी, तो बाकी 4-5 किधर चलेगी? क्योंकि टोटल एनर्जीज का सम वही रहना चाहिए 100 जो आपने ड्रॉप किया था। फर्स्ट करो आप यहां से मार्कर ड्रॉप करते हो, इसके अंदर 100 जॉल एनर्जी है, तब ये मार्कर जब यहां पहुंचेगा इसकी टोटल एनर्जी अब भी 100 ही होगी। 80 पोटेंशियल, और अगर 20 काइनेटिक ना हुई तो 15 ही काइनेटिक कर लें, तो जो 5 जॉल का वर्क डन जो जाया हुआ है वो जाया एक्चुअली नहीं हुआ, वो इसकी फ्रिक्शन में चला गया, क्योंकि इस मार्कर को यहां से गुजरने के लिए एयर से भी मुकाबला करना पड़ा, उसके साथ भी इसकी फ्रिक्शन लगी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक टोटल एनर्जीज हमेशा सेम रहती हैं, और लॉ ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, अगर आप दौरे हाजिर की लाइफ में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि जो एनर्जी आपने डाली थी वो एनर्जी तो मिली ही नहीं। जैसे फर्ज करें एक कार है, हम एक कार बनाते हैं, ये कार है जी हमारे पास, ये कार है, और ट्रक, चलो बस बन गई गलती से, चलो बस है जी। इस बस में आपने जो इसके अंदर फ्यूल डाला, उस फ्यूल की टोटल एनर्जी फर्ज करें 100 जॉल थी, लेकिन ये जब बस चल के इधर तक पहुंच गई, इस पॉइंट तक जब बस पहुंची, तो इसकी एनर्जी जो काइनेटिक, क्योंकि इसने इसकी जो आपने इसके अंदर केमिकल एनर्जी डाली थी वो 100 जॉल की डाली थी, तो एक्चुअली यही 100 पूरी की पूरी काइनेटिक में जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं गई। वो हो सकता है यहां से यहां तक 30 जॉल एनर्जी ही काइनेटिक में जा सके। हमें तो कंसर्न कोई नहीं है ना कि उसकी एनर्जी जाया क्यों हुई, हमें तो ये कंसर्न है भाई इसको 100 जॉल की काइनेटिक एनर्जी लाजमी पकड़नी चाहिए थी, लेकिन ये 100 जॉल की नहीं पकड़ सका। सो वेयर हैज दैट 70 जॉल गॉन? 70 जॉल कहां चली गई? क्योंकि काइनेटिक में हमें टोटल एनर्जी मिली वो थी 30 जॉल, तो 70 जॉल कहां चली गई?
तो वो 70 जाउल जो थी वो इसके जो अंदर पार्ट्स चल रहे थे उनके अंदर हीट एनर्जी, फ्रिक्शन एनर्जी और बहुत सारी रेजिस्टेंस में इस बात को एनर्जी डिसिपेशन कहते होते हैं। एनर्जी डिसिपेशन कहते होते हैं, यानी आपकी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में शिफ्ट होती जा रही है जो कि आपको एक्चुअली चाहिए नहीं, क्योंकि आपको तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी तो आपको मिली नहीं। आपको काइनेटिक तो सिर्फ 30 जूल मिली, तो 70 जूल हैज गॉन इनटू सम अदर एनर्जी लाइक फ्रिक्शन एंड ऑल्सो आपकी गाड़ी जा रही है उसको एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे जो रिटार्ड करने के लिए जो फोर्स और एनर्जी लग रही है दैट इज ऑल्सो बीइंग वेस्टेड, वो उसमें वेस्ट हो रही है। लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी कांस्टेंट है। सो ये आई थिंक आप बात समझ लोगे। स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट और इनपुट की रेशो को आप एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे एक्चुअली इनपुट कहते हैं जो इसके अंदर आपने एक्चुअली जो एनर्जी वर्क डन के तौर पर डाली थी। आउटपुट वर्क डन भी कह सकते हैं, ओवर इनपुट वर्क डन, इन दोनों की रेशो को एफिशिएंसी कहा जाता है। आपने इस बस में 100 जूल की इनपुट डाली थी और आपका ख्याल था आपको यही मिलनी चाहिए थी, लेकिन इनपुट ये डाली थी, आउटपुट आपको क्या मिला? जैसे फिजिक्स में 50 मार्क्स में से आपको तो 50 मार्क्स ही है, यू शुड हैव टेकन 50 ऑल, बट यू डिडंट टेक इट, यू टुक ओनली 40 मार्क्स। आपने इसमें 100 जूल एनर्जी डाली, लेकिन आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली? सिर्फ 30 जूल मिली, यानी 30 जूल। सो आपकी जो एफिशिएंसी आई, एफिशिएंसी वो 30/100 आई। अगर मैं इसको परसेंटेज में लाना चाहूं तो मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 100 इससे कट जाएगा तो 30%। इसका मतलब है कि इंजन की एनर्जी आपके पास सिर्फ 30% है, सिर्फ 30%। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन एक्चुअली अब एफिशिएंसी का हमें पता चल गया कि आउटपुट का यूजफुल वर्क डन और इनपुट जो आपने उसके अंदर दिया था। आउटपुट जो वर्क डन है इसकी यूनिट जाउल होती है, इसकी यूनिट भी जाउल है। जाउल जाउल से कैंसिल हुआ तो कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 आया, यानी इसका मतलब है देयर इज नो यूनिट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती। स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी क्या बताती है? एफिशिएंसी हमें बताती है कि एक्चुअली हमारे पास कितनी यूजफुल एनर्जी जो है और कितनी एनर्जी यूज हो रही है एक्चुअली, और कितनी एनर्जी हमारी वेस्ट में जा रही है। जैसे मैंने अभी आपको गाड़ी की एग्जांपल दी कि गाड़ी में 70% एनर्जी जो है ना वो किस में जा रही थी? हमारे इंजन में। वो 70% एनर्जी वेस्ट में जा रही थी, क्योंकि हमें तो हमारा गाड़ी का प्राइमरी मकसद क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए। तो गाड़ी की जो काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी एक्चुअली दैट इज द एनर्जी वी हैव गॉट आउट ऑफ द टोटल एनर्जी दैट इज बीइंग पुट इन, जो उसके बीच में डाली गई थी उसके मुकाबले में सिर्फ हमारे पास 30% एनर्जी हमें मिली। बिल्कुल इसी तरह आपकी बुक में एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है। 2 किस्म के बल्ब होते हैं, एक फ्लोरोसेंट बल्ब होते हैं, जैसे ये ट्यूब रॉड वगैरह हो गए। एक आपके इनकैंडिसेंट बल्ब होते हैं, वो आपने अक्सर औकात देखे होंगे जिनमें से बड़ी हीट निकल रही होती है। अब 2 बल्ब हैं, एक अब ये 2 बल्ब हैं, एक इनकैंडिसेंट बल्ब है और एक फ्लोरोसेंट बल्ब है, जो आमतौर पे ट्यूब रॉड्स वगैरह में वो होता है। उसमें एक्साइटिंग होती है, एक्साइटेशन होती है कि जब आपका करंट उनकी गैस के मॉलिक्यूल्स में से निकलता है वो उनको एक्साइट करता है और उसमें वो गैस के मॉलिक्यूल जो है ना वो रोशनी फैलते हैं। इस चक्कर का भी आप आगे जाकर लाजमी पढ़ेंगे, ये ऐसा कैसे मुमकिन है। अगर आप गौर से देखें ना, ये बल्ब, इन दोनों बल्ब का मेन काम क्या है? हमें लाइट पहुंचाना। अब अगर ये लाइट की बजाय आपको कुछ और काम करके दे दें, मतलब ये आपके लिए खाना लेकर आ जाए, तो आपको इसका क्या फायदा भाई? आपने इसको जिस मकसद के लिए यूज किया दैट इज द ओनली पर्पस फॉर दिस। आप अगर इसमें स्टूडेंट्स 100 जूल एनर्जी डालें ना, ये याद रखें, सिर्फ 5 जूल की ये आपको रोशनी देता है बस।
95 जाउल एनर्जी हीट में चली जाती है, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। आपने अक्सर कहा इन बल्बों को देखा होगा, बल्ब्स को, कि जब इनके करीब जाओ तो इतनी हीट निकल रही होती है उनसे, लेकिन दैट इज ऑफ नो यूज, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो आप इसमें किसकी कितनी एफिशिएंसी हुई हमारे पास? सिर्फ 5%, क्योंकि 100 में से सिर्फ 5 जो है ना वो लाइट के लिए मिल रही है, और बाकी किस में जा रही है हमारे पास? एब्सोल्युटली वेस्ट में जा रही है। बिल्कुल इसी तरीके से फ्लोरोसेंट में चले जाए, आप अगर 100 जूल की एनर्जी इसमें कंज्यूम करते हैं, यानी डालते हैं, कंज्यूम नहीं करते, इसमें पुट करते हैं, तो 20 जूल की एनर्जी ये आपको लाइट की शक्ल में दे देता है, जो कि आपको जरूरत है। लेकिन 80 जूल एनर्जी ऐसी है जो हीट वगैरह में चली जाती है, विच इज ऑफ नो यूज एज वेल, जिसकी आपको वाकई जरूरत नहीं थी। तो इससे क्या बात साबित हुई? इससे ये बात साबित हुई कि हमारे मेजॉरिटी अपनी लाइफ में अगर देख लें, हमारी मशीनें हो गई, हमारी डिफरेंट चीजें हो गई, वो हमें कभी भी 100% एनर्जी नहीं देते, बल्कि उसकी एनर्जी का जो बहुत सारा हिस्सा है वो ऐसी एनर्जीज में चला जाता है जिस एनर्जी की आपको एक्चुअली जरूरत नहीं होती। आई होप आप इस सारी बात को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें कुछ चार्ट आपके सामने दिए हुए ये एफिशिएंसी के चार्ट है। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर 98% आपको एफिशिएंसी दे रहा है, इसका मतलब 2% उसकी वेस्ट में जा रही है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, एफिशिएंसी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 95% आपको एनर्जी दे रहा है, एफिशिएंसी दे रहा है, जबकि 5% एफिशिएंसी इसकी भी वेस्ट में जा रही है। इट्स टू हाई एज वेल, ये भी बहुत हाई है। लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर आपको 95% दे रही है, ये भी बहुत अच्छी है। होम गैस फर्नेस, यानी घर के जो गैस का फर्नेस होता है, वो 85% आपको अच्छी एनर्जी देता है, 15% उसमें भी जाया हो जाती है मुख्तलिफ कामों में। विंड जनरेटर, जो विंड पे चल रहे होते हैं जनरेटर बड़े बड़े, वो 55% देते हैं और 45% एनर्जी उनकी भी जाया हो रही होती है। फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट सिर्फ 40% एनर्जी देते हैं, 60% एनर्जी इनकी भी वेस्ट में चली जाती है। इंजन, गाड़ी के इंजन, जिसको ऑटोमोबाइल इंजन भी कहा जाता है, वो सिर्फ 25% दे रहे हैं, जबकि 75% उनकी मुख्तलिफ कामों में, जिसमें हीट में, फ्रिक्शन में और मुख्तलिफ कामों में जाया हो जाती है। फ्लोरोसेंट लाइट अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, 20% आपको एनर्जी देता है, 80% हीट में चली जाती है, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम चीजों को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा और आई होप आपने पावर और एफिशिएंसी को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़ कहते हैं।